वंदे मातरम। युवा साथियों, विशेषकर ऐसे युवा साथी जो चिकित्सा के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं और जिन्होंने विभिन्न चिकित्सा संबंधित डिप्लोमा या डिग्री वगैरह प्राप्त की हुई है और नौकरी के इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए एक स्वास्थ्य और चिकित्सा विभाग की तरफ से एक महत्वपूर्ण अपडेट है। राजस्थान एएनएम के 1155 पदों, रेडियोग्राफर के 1015 और राजस्थान लैब टेक्नीशियन के 144 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है। पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा नोटिफिकेशन के बारे में, कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ rajswasthya.nic.in ये स्वास्थ्य विभाग की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ एएनएम असिस्टेंट रेडियोग्राफर और लैब टेक्नीशियन रिक्रूटमेंट 2022 नाम से नई विज्ञप्ति निकली है। और ये विज्ञप्ति है, विस्तृत विज्ञप्ति, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, सहायक रेडियोग्राफर और टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन भर्ती 2022। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये पूरी एक पीडीएफ के रूप में आपके सामने ये पीडीएफ खुल जाएगी और इसमें जो जो विज्ञप्ति निकली है उसके संबंध में पूरा डिटेल में इसमें बताया गया है। तो मैं आपको इसके बारे में विस्तार से जो विज्ञप्ति है वो आपको बताऊंगा। तो यहाँ जैसे आप देख पा रहे हैं, ये जैसे महिला और स्वास्थ्यकर्ता, सहायक रेडियोग्राफर और ब्लड टेक्नीशियन भर्ती, और ये 15/12/2022 यानी आज की तारीख में ये नोटिफिकेशन निकला है। और जिसमें चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग की तरफ से महिला, जैसे इसमें जयपुर द्वारा अनुसूचित और गैर अनुसूचित क्षेत्रों यानी टीएसपी और नॉन टीएसपी क्षेत्र है, उनके लिए महिला स्वास्थ्यकर्ता के कुल 1155 पदों, सहायक रेडियोग्राफर के 1015 पदों और लैब टेक्नीशियन के 1044 पदों, जिनमें सहायक रेडियोग्राफर और लैब टेक्नीशियन के बैकलॉग पद भी सम्मिलित है। पर राजस्थान चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा नियम 1965 यथा संशोधित में उल्लेखित योग्यताधारी यानी ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने इसके लिए जो न्यूनतम योग्यता है वो अगर अर्जित की हुई है, वो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ये पद स्थायी है और जिनकी संख्या निम्नानुसार है, और विज्ञापित पदों की संख्या में कमी या बढ़ोतरी की जा सकती है। अब जैसे सबसे पहला जो है नेम ऑफ पोस्ट है, उसमें महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, जिसकी ये पोस्ट है, टोटल जो पोस्ट है 1046 है। अनरिजर्व पोस्ट में सामान्य महिला की, क्योंकि ये सारी महिला स्वास्थ्यकर्ता है तो महिलाओं की पोस्ट है, पुरुषों की कोई पोस्ट नहीं है। 338 सामान्य अनरिजर्व महिला की है, विधवा की 30, विच्छिन्न महिला की 7, और इसके अलावा एससी की, एसटी की, ओबीसी की, एमबीसी की और ईडब्ल्यूएस की जो भी महिलाएं उनके लिए है। उसके अलावा जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, विशेष योगी जन है, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी वगैरह, इनकी कैटेगरी में भी इनकी सीटें हैं। इसके अलावा महिला स्वास्थ्यकर्ता टीएसपी और नॉन टीएसपी ये दोनों की संख्या आ गई 1046 में और 108 टीएसपी क्षेत्र में। इसके अलावा सहायक रेडियोग्राफर की 725 पोस्टें हैं, जिसमें महिला पुरुष वगैरह जो भी कैटेगरी वाइज इसमें डिवाइडेशन दिया हुआ है। और सहायक रेडियोग्राफर टीएसपी की अलग 75 पोस्ट हैं, नॉन टीएसपी की 725 पोस्ट हैं। इस तरह से लैब टेक्नीशियन टीएसपी की 816 पोस्ट हैं। तो ये तो पूरा पदों का डिटेल होगी। इसके अलावा टीएसपी एरिया की टेक्नीशियन की जो पोस्ट है वो 44 पोस्ट है। अब बैकलॉग भी है, वो यहाँ भी दिया हुआ है कि लैब टेक्नीशियन के लिए 144 पद है, वो बैकलॉग है, जिसमें से गैर अनुसूचित क्षेत्र में 12 जिले के सहारिया के लिए और अन्य जो अनुसूचित जाति के लिए 3 और 62 पद रिक्त है, और जिसमें महिलाओं की 1 और 18 पद है। इसी तरह से सहायक रेडियोग्राफर के भी बैकलॉग पद दिए हुए हैं। और ये पूरा नियम इसमें दिया हुआ है कि जो भी, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता दूं कि जैसे महिला स्वास्थ्यकर्ता के जो भी कैटेगरी है उसके 100% पद है महिलाओं के तो आरक्षित है, क्योंकि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता तो ये सारे पद हैं वो महिलाओं द्वारा भरे जाएंगे और ऑनलाइन आवेदन आपको करना पड़ेगा। इसके अलावा राजस्थान राज्य से मूल निवासी होने से संबंधित आरक्षण के लाभ हेतु पात्रता के लिए नियमानुसार पिता का नाम से जारी किया गया मूल निवास प्रमाण पत्र, विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र अपलोड किया जाना अनिवार्य है। यानी आप अगर राजस्थान के मूल निवासी होने का सर्टिफिकेट देंगे तो आपको राजस्थान की जो भी कैटेगरी आपकी संबंधित कैटेगरी उसमें आपको लाभ मिलेगा। अन्यथा सामान्य रूप से अगर आप कोई भी राजस्थान का प्रमाण नहीं देते तो सामान्य या आउट ऑफ स्टेट है वो सामान्य कैटेगरी में गिना जाएगा। तो मूल निवास लगभग सभी के बना हुआ होता है, और नहीं है तो आप तुरंत बनवा लें। और इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण जो इंपॉर्टेंट बातें, मैं क्योंकि ये विज्ञप्ति 18 पेज की है, काफ़ी लंबी विज्ञप्ति है, तो मैं इंपॉर्टेंट बातें आपको बता दूंगा। जैसे इसमें जो भी नियमानुसार आरक्षण वगैरह है वो भी दिया होगा, और विशेष योग्य जन को प्रत्यक्ष मेरिट बनाकर चयनित किया जाएगा, तो उसके लिए अलग जो भी मेरिट बनेगी, और उत्कृष्ट खिलाड़ियों के भी जो भी नियमानुसार है वो आरक्षण होगा। और राजस्थान से बाहर अन्य राज्य की जो महिला है जो विवाह उपरांत राजस्थान राज्य की मूल निवासी बन गई हैं, तो उससे पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा, इसलिए उन्हें अनारक्षित वर्ग के अंतर्गत ही आवेदन करना होगा। यानी
राज्य से बाहर की कोई महिला है और वो राजस्थान में अगर उसकी शादी हो गई, लेकिन फिर भी वो चाहे किसी भी चाहे कैटेगरी में हो, जैसे ओबीसी में हो, SC ST में कुछ भी हो, तो भी उसको सामान्य श्रेणी में माना जाएगा, यानी अनारक्षित वर्ग में उसको आवेदन करना पड़ेगा। इसके अलावा जो भी राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर, अति पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमी लेयर और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग यानी EWS के लिए आरक्षित पदों हेतु पात्र और उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जाएगा। और अब जैसे सबसे महत्वपूर्ण बात की योग्यता क्या क्या होगी, तो महिला स्वास्थ्यकर्ता, जिसको सामान्य भाषा में ANM कहते हैं, उसके लिए कुछ न्यूनतम योग्यता है। एक तो है कि 10th स्टैंडर्ड विद एक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी ट्रेनिंग, यानी ANM की जो ट्रेनिंग है वो की हुई होनी चाहिए, और या हेल्थ वर्कर फीमेल कोर्स पास, या हेल्थ वर्कर फीमेल जो कोर्स है वो पास किया होना चाहिए, एंड रजिस्टर्ड इन राजस्थान नर्सिंग काउंसलिंग एज B ग्रेड नर्स। राजस्थान नर्सिंग काउंसलिंग में उसका एडमिशन, वो जो भी रजिस्ट्रेशन है वो B ग्रेड नर्स के रूप में रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। ये महत्वपूर्ण या अनिवार्य योग्यता है महिला स्वास्थ्यकर्ता के, नहीं ANM के लिए, या तो ANM का जो भी कोर्स है मिडवाइफरी कोर्स वो ट्रेनिंग होनी चाहिए, या हेल्थ वर्कर फीमेल कोर्स है वो पास होना चाहिए। इसके अलावा अधिमान्य योग्यता यानी अन्य जो भी जो वांछित योग्यता है कि देवनागरी लिपि, हिंदी भाषा का ज्ञान और राजस्थान संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। अब जैसे एक नोट दिया हुआ है कि शैक्षणिक योग्यता माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के अनुसार समकक्ष होनी चाहिए। राजस्थान नर्सिंग काउंसिल जयपुर द्वारा पंजीयन क्रमांक लिखना अनिवार्य है, यानी आपका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। तो और पंजीयन के अभाव में पंजीयन संबंधी कोई दस्तावेज मान्य नहीं होगा, और अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक राजस्थान नर्सिंग काउंसिल में पंजीयन होना अनिवार्य है। तो अब जैसे ये कब से फॉर्म भरने शुरू होंगे वो मैं आगे बता दूंगा। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो सबसे पहले आप राजस्थान नर्सिंग काउंसलिंग है उसमें अपना आप रजिस्ट्रेशन करवा लें, नहीं तो आप फॉर्म भरने के पात्र नहीं होंगे। इसके अलावा दूसरा जो मेन पोस्ट है वो है सहायक रेडियोग्राफर। इस पद के लिए योग्यता है कि सीनियर सेकेंडरी इन साइंस विद आइदर बायोलॉजी और मैथमेटिक्स, यानी या तो PCB या PCM जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है उसके साथ में सीनियर सेकेंडरी होना चाहिए, और या इट्स इक्विवेलेंट इन रेडियोग्राफी, या इसके इक्विवेलेंट समानांतर जो भी रेडियोग्राफी का जो कोर्स है पास फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज बाय द स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, या राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल की तरफ से जो भी मान्यता प्राप्त कोई संस्था है उससे अगर कोई डिप्लोमा या जो भी सर्टिफिकेट कोर्स अगर प्राप्त हुआ है तो एक तो वो जैसे रेडियोग्राफी कोर्स अगर किया हुआ है तो, या सीनियर सेकेंडरी इन साइंस विद आइदर बायोलॉजी और मैथमेटिक्स। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि अगर साइंस बायो या साइंस मैथ से अगर किसी ने सीनियर सेकेंडरी की है तो भी वो इसके लिए अलाउ है, या इट्स इक्विवेलेंट या इसकी समकक्ष जो रेडियोग्राफी कोर्स है वो होना चाहिए। दूसरा, रजिस्टर्ड इन राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल, राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल में उसका रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है, ये महत्वपूर्ण शर्त है। और इसमें भी ये लिखा हुआ है कि हिंदी भाषा का सामान्य ज्ञान, राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए, और शैक्षणिक योग्यता माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या उसके समकक्ष होनी चाहिए, और राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल जयपुर द्वारा जारी पंजीयन क्रमांक लिखना अनिवार्य है। तो इसमें भी पंजीयन होना जरूरी है, तो ये आप विशेष ध्यान रखें। अगर आपने पंजीयन नहीं करवाना है तो आप पहले पंजीयन का कार्य करवा लें, क्योंकि उसके नंबर है पंजीयन क्रमांक है वो आपको ऑनलाइन आवेदन में भरने पड़ेंगे। तीसरा जो पद है लैब टेक्नीशियन। अब लैब टेक्नीशियन के लिए क्या महत्वपूर्ण जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है, तो इसमें एक तो है कि सीनियर सेकेंडरी इन साइंस विद आइदर बायोलॉजी और मैथमेटिक्स, यानी सीनियर सेकेंडरी साइंस बायो में या मैथ में, और या इट्स इक्विवेलेंट या इसके समकक्ष विद डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल द्वारा जो भी मान्यता प्राप्त किसी भी ट्रेनिंग संस्थान है उसमें से डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन अगर आपने किया हुआ है तो वो भी पात्र है। इसके अलावा रजिस्टर्ड इन राजस्थान मेडिकल पैरा काउंसिल, राजस्थान मेडिकल पैरा काउंसिल में उसका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। वेतन क्या होगा, तो ये सारे जो पद है महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता यानी ANM, सहायक रेडियोग्राफर और लैब टेक्नीशियन, इन पदों का जो है पे मैट्रिक्स लेवल 8 का होगा। अब पे मैट्रिक्स के संबंध में अगर आप जानकारी चाहते हैं तो मैं अलग से वीडियो बना करके बता दूंगा, अगर आप कमेंट करेंगे तो ये पे मैट्रिक्स 8 लेवल की जो है। उसके अलावा सीधी भर्ती द्वारा सेवा में नियुक्त परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु प्रोफेशनल ट्रेनिंग को परिवीक्षा काल की अवधि के दौरान नियत जो भी पारिश्रमिक है वो दिया जाएगा। अब वो भी जो 7th पे का जो चार्ट है उसमें फिक्स पे में लेवल 8 का कितना जो नियत है या फिक्स जो पेमेंट मिलेगा वो भी इसमें लिखा हुआ है। तो वो मैं आपको अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना करके आपको बता दूंगा। और राज्य सरकार द्वारा समय समय पर अगर जो भी दरें हैं वो होगी वो दी जाएगी। सीधी भर्ती द्वारा सेवा में नियुक्त सभी व्यक्तियों की नियुक्ति 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि के लिए होगी, यानी 2 वर्ष का जो प्रोबेशन पीरियड होगा, और इस अवधि के दौरान वेतन श्रृंखला न देकर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित
पारिश्रमिक यानी फिक्स जो मानदेय होता है, या जिसको मानदेय कह सकते हैं, क्योंकि उसमें HRA या जो भी DA वगैरह है वो नहीं दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त अन्य कोई भत्ता, जैसे मैंने पहले बता दिया, मकान किराया या महंगाई भत्ता, क्षतिपूर्ति भत्ता या विशेष भत्ता, ये आदि देने होते हैं। सिर्फ आपको फिक्स पे यानी मूल वेतन ही मिलता है, और वो भी निश्चित मिलता है। परिवीक्षा अवधि में अन्य सुविधाएं और अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों के तहत दिए जाएंगे। यानी जो भी परिवीक्षा काल में जैसे CL का जो प्रावधान होता है वो नियमानुसार दिया होगा, लेकिन वेतन है वो आपको फिक्स ही मिलेगा, और जिसमें DA, HRA या हाउस रेंट वगैरह या अन्य जो कोई भी होता है वो दिया नहीं होगा। और परिवीक्षा अवधि जो 2 साल की होगी वो पूर्ण करने के बाद में जो भी लाभ होंगे वो नियमानुसार दिए होंगे। तो ये महत्वपूर्ण थी। इसके अलावा आयु संबंधी इसमें है, तो आयु के संबंध में राजस्थान चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा नियम 1965 के नियम लागू होंगे, और आयु की गणना 1/1/2023 को आधार मानकर की जाएगी। और अभ्यर्थी जन्म तिथि, ये तो सेकेंडरी अंक तालिका की प्रति और अंक तालिका में जन्म तिथि अंकित नहीं होने पर, जैसे सेकेंडरी की उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट है जिसमें जन्म तिथि प्रमाणित होती हो, अपलोड करें। यानी सामान्य रूप से अब जो भी 10वीं की मार्कलिस्ट आती है उसमें सर्टिफिकेट साथ में आता है, लेकिन पहले अगर अलग अलग आता था, सर्टिफिकेट 10वीं का अलग आता था और मार्कलिस्ट अलग थी। तो अगर ऐसा है तो आपको दोनों अपलोड करने, या खास करके जिसमें भी डेट ऑफ बर्थ मेंशन है, चाहे आपका 10वीं का सर्टिफिकेट हो या 10वीं की मार्कलिस्ट हो, वो आपको अपलोड करनी पड़ेगी। और 1/1/2023 को न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए, यानी इससे कम नहीं होनी चाहिए, और अधिकतम आयु 40 वर्ष की होनी चाहिए। और नियमानुसार अधिकतम आयु जो भी होगी उसमें जो भी छूट है वो दी होगी। इसके अलावा कार्मिक विभाग की अधिसूचना 23/9/2022, द पर्सन हु वाज विद इन द एज लिमिट ऑन 31/12/2020 शैल बी डीम्ड टू बी विद इन द एज लिमिट अप टू द 31/12/2024 के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट होगी। यानी अगर आप जैसे 40 साल की है, लेकिन 31/12/2020 तक अगर आपकी उम्र 40 साल थी तो भी आप इसमें पात्र होंगे, भले ही चाहे आप उसकी उम्र है वो ज़्यादा होगी। तो ये एक महत्वपूर्ण। इसके अलावा जो भी नियमानुसार विज्ञप्ति पदों में जो भी इसमें लिखा हुआ कि अधिकतम आयु सीमा में जो भी छूट है, जैसे राजस्थान के अनुसूचित जाति जनजाति या पिछड़ा वर्ग या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष है उनको 5 वर्ष की, सामान्य वर्ग की महिला को 5 वर्ष, और राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति यानी पिछड़ा वर्ग UWS वगैरह इनकी महिलाओं को 10 वर्ष की छूट मिलेगी। इसके अलावा विधवा और विच्छिन्न महिला के मामले में अधिकतम आयु की कोई लिमिट नहीं है। इसके अलावा जो भी भूतपूर्व सैनिक वगैरह है उनको भी नियमानुसार जो भी छूट है वो दी होगी। ये पूरी PDF है, मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा, तो वो आप वहाँ से पूरी चेक कर सकते हैं, या जो विभाग की वेबसाइट है इस पर भी जाकर आप देख सकते हैं। इसके अलावा चयन जो प्रक्रिया कैसे होगी, तो मैं आपको बता दूँ कि अभ्यर्थी का चयन है नियमों में संलग्न परिशिष्ट में यथा निर्धारित शैक्षणिक परीक्षा और व्यावसायिक परीक्षा में प्राप्त अंकों और अनुभव के आधार पर दिए बोनस आदि को जोड़कर किया जाएगा। यानी आपने जो भी न्यूनतम योग्यता की जो परीक्षा है उत्तीर्ण की है उनके अनुसार मेरिट बनेगी। और उसमें जैसे इसमें लिखा हुआ है कि आवेदकों द्वारा ऑनलाइन भरे गए डाटा की प्रथमतः स्क्रीनिंग की जाएगी। यानी जो भी आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे उसमें डाटा जो भी होगा कंप्यूटर द्वारा उसकी स्क्रीनिंग की जाएगी, और जिसमें त्रुटिपूर्ण या अपूर्ण या जो भी अगर झूठे या मिथ्या पाए जाएंगे या अन्य कारण से कोई निरस्त करने योग्य आवेदन होंगे उनको निरस्त करने के बाद शेष जो भी आवेदन बचेंगे उनसे मेरिट बने जाएगी। और मेरिट में आवेदित श्रेणी के अनुसार उच्च स्थान प्राप्त लगभग 1.5 गुना, यानी जितने भी विज्ञापित पद है, जब मान लो 1000 पद है तो 1500 लोगों को दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित किया जाएगा, और जिसके समय और की सूचना वो एक तो आपके फॉर्म में दिए गए मोबाइल नंबर और SMS पे या ईमेल पे भेज दी जाएगी। तो जब भी आप फॉर्म भरें उसमें आपका मोबाइल नंबर खुद का दें। इसके अलावा ईमेल आईडी का भी जहाँ मेंशन हो वहाँ अपनी वर्किंग ईमेल आईडी दें, ताकि आपको जो भी सूचना है वो समय पर मिल सके। और अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन में अंकित या अपलोड किए गए समस्त मूल दस्तावेजों के साथ निर्धारित समय और दिनांक को सीपू या सीपू द्वारा तय किए गए अन्य निर्धारित स्थान पर दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित होना होगा। ये जब भी सिलेक्शन होगा उसके बाद में आपको जो भी डॉक्यूमेंट हैं जो आप अपलोड कर रहे हैं उनको ओरिजिनली आपको वहाँ वेरीफाई करवाना पड़ेगा, चेक करवाना पड़ेगा, और उनके आधार पर यानी दस्तावेजों का वेरिफिकेशन होने के बाद में फाइनल मेरिट जारी की जाएगी, और उसके हिसाब से जो भी सिलेक्शन होगा। दस्तावेजों का सत्यापन है तो आमंत्रित अभ्यर्थियों को निर्धारित समय पर दस्तावेज लेकर के व्यक्ति से उपस्थित होना पड़ेगा, यानी खुद उपस्थित होना पड़ेगा। और जो भी आप दस्तावेज लेकर आए उसमें आवेदन पत्र जो भी आप कर रहे हैं ऑनलाइन अप्लाई उसकी रसीद, वो आवेदन पत्र भी आपको लेके आना है, उसका प्रिंट निकाल के संभाल के रखना है। इसके अलावा जो भी शुल्क है यानी जो भी आप फीस जमा कर रहे हैं उसकी हार्ड कॉपी और जो भी अन्य दस्तावेज है वो आपको लेकर के आना है। इसके अलावा ऑनलाइन आवेदन में अपलोड किए गए दस्तावेज के अतिरिक्त कोई भी दस्तावेज किसी भी माध्यम से स्वीकार नहीं किया जाएगा, यानी जो भी फॉर्म है वो ऑनलाइन ही भरा जाएगा। और एक महत्वपूर्ण बात की, अगर उल्लेखित सूचना के आधार पर सत्यापन है तो आमंत्रित किया जाएगा, और अगर कोई गलत दस्तावेज आप ऑनलाइन अपलोड करते हैं तो फिर वो आपकी जिम्मेदारी रहेगी, ताकि पात्रता प्रमाण पत्र दस्तावेज मिला नहीं होने सकने के कारण निरस्त न हो। तो ये विशेष आपको ध्यान रखना है।
और कूट रचित यानी झूठे अगर दस्तावेज आप प्रस्तुत करते हैं तो आपको जो भी कार्रवाई होगी निम्नानुसार वो की जाएगी। इसके अलावा ऑनलाइन आवेदन की अवधि है कब से होगी, महत्वपूर्ण बात कि महिला स्वास्थ्यकर्ता के पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन है वो 23/12 से शुरू हो जाएगा और 4 बजे से शुरू होगा और 22/1 यानी 22 जनवरी को मध्य रात्रि 12 बजे तक इसका आवेदन भरे जाएंगे। इसी तरह से सहायक रेडियोग्राफर और लैब टेक्नीशियन के पद के लिए ऑनलाइन आवेदन है वो 30/12 को यानी 30 दिसंबर को शुरू होंगे और शाम 4 बजे से शुरू होंगे और 29/1/2023 यानी पूरा एक महीना आपको दिया गया है। 29 जनवरी की रात्रि को 12 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद में ऑनलाइन लिंक वो निष्क्रिय हो जाएगा। तो आप अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना जब से फॉर्म शुरू होते हैं, जैसे मान लिया स्वास्थ्यकर्ता का है तो 23 दिसंबर से शुरू हो जाएगा और रेडियोग्राफर और लैब टेक्नीशियन का जो भी है वो 30/12 से शुरू हो जाएगा। तो वो आपको समय पे फॉर्म भर देना है। अब ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए एक तो वेबसाइट में आपको बता दूँ www.sihwrajasthan.com यानी सिर्फ rajasthan.com जो चिकित्सा विभाग की जो वेबसाइट है उस पर है। और इसके अलावा एक और वेबसाइट है rajswasthya.nhc.in जो कि मैंने अभी आपको बताया था। इन पे आप फॉर्म भरेंगे और इसके अलावा अगर आपके फॉर्म भरते समय कुछ त्रुटि रह जाती है, कोई गलती रह जाती है, तो उस त्रुटि के लिए सुधार के लिए भी आपको यहाँ एक मौका दिया जाएगा। इसमें लिखा हुआ कि सावधानी बरतने के बाद भी अगर त्रुटि के संशोधन का अवसर देते हुए ऑनलाइन आवेदन की अवधि समाप्त होने के पश्चात पृथक विज्ञप्ति जारी करते हुए जो भी वेबसाइट है इस पर अलग से विज्ञप्ति जारी की जाएगी। और अगर आपके कुछ गलती है तो आप उसको सुधार करना चाहते हो तो आपको 200 रुपये का एक्स्ट्रा शुल्क आपको देना पड़ेगा और जो भी दस्तावेज है वो आप सही कर सकते हैं। उसके बाद फिर जो भी निर्धारित तिथि होगी उस तक आपको मौका मिलेगा, उसके बाद है आपको मौका नहीं मिलेगा। तो ये विशेष ध्यान रखें। और ऑनलाइन प्रक्रिया के लिए वही दो जो साइट मैंने आपको बता दी कि www.rajswasthya.nhc और sihwrajasthan.com पे आपको आवेदन करना है। और अभ्यर्थी जो भी आवेदन करें उसके बाद में आपकी एप्लीकेशन आईडी जनरेट होगी वो आपको सुरक्षित रखनी है। और उसके बाद में जो भी फॉर्म उसकी फीस का जो पेज है या फीस है उसकी रसीद है और ऑनलाइन फॉर्म है उसकी कॉपी है वो आपको प्रिंट करके रखनी है, क्योंकि जब भी डॉक्यूमेंट की काउंसलिंग होगी आपको ये चीज़ें वहाँ प्रस्तुत करनी पड़ेगी। इसके अलावा ये जो भी आप पेमेंट वगैरह करें वो आप ध्यान से करें और एक बार सबमिट हो जाने के बाद में आपकी एप्लीकेशन आईडी आने के बाद ही आपका फॉर्म है वो अंतिम रूप से मान्य होगा। और हेल्प डेस्क भी नंबर भी दिए हुए हैं, जो आप अगर किसी तरह की समस्या आती है तो आप हेल्पलाइन में आप फ़ोन कर सकते हैं। इसके अलावा सारे जो महत्वपूर्ण निर्देश है वो है कि जैसे फ़ोटो अपलोड करने हैं, आपको अपने साइन वगैरह भी अपलोड करना है। और फोटो में क्या क्या ध्यान रखना है कि जैसे JPG, PNG या JPEG, PDF के रूप में अपलोड किए जाएंगे जो भी दस्तावेज है। और फोटो है वो JPG, PNG या JPEG में होगा, PDF में नहीं होगा। इसके अलावा जो दूसरी जो डॉक्यूमेंट है वो PDF है 1.5 MB तक की साइज़ की, और शेष जो भी फॉर्मेट है वो 200 KB की साइड के अपलोड होंगे। और फोटोग्राफ आपका क्लियर होना चाहिए, 6 माह से पुराना नहीं होना चाहिए, और जो चेहरा वगैरह है वो साफ दिखना चाहिए। ये सारी जो सामान्य नियम है हर परीक्षा में या हर विज्ञप्ति में जारी किए जाते हैं वही आपको ध्यान रखना है। हस्ताक्षर भी आपको अपलोड करने पड़ेंगे, तो हस्ताक्षर के लिए भी जो भी नियम दिए वो आप देख लेना। और आवेदन जो शुल्क है वो मैं बता दूं कि सामान्य श्रेणी राजस्थान के क्रीमी लेयर के अन्य OBC, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी क्रीमी लेयर नॉन OBC और अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक है उनके लिए 500 रुपये है। दूसरा, राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर के OBC यानी जो OBC कैटेगरी के हैं उनके लिए अति पिछड़ा वर्ग और EWS के लिए 350 रुपये शुल्क है आवेदन का। और समस्त विधवा, विच्छिन्न महिला, विशेष योग्यजन और राजस्थान के अनुसूचित जाति जनजाति के वर्ग के जो भी अभ्यर्थी है, सभी वर्गों के वैसे अभ्यर्थी जिनकी पारिवारिक आय 2.5 लाख से कम है, 2,50,000 से कम है, उनको 250 रुपये शुल्क जमा कराना है। तो अगर आप दूसरी श्रेणी में किसी भी श्रेणी में है लेकिन आप अगर आपके पास में 2,50,000 रुपये का वार्षिक आय का अगर प्रमाण पत्र है तो आप 250 रुपये जमा करा कर से आवेदन कर सकते हैं। और राजस्थान के TSP क्षेत्र के जो अनुसूचित जाति जनजाति और 12 जिले की जो तहसील के आवेदक जो भी है शहरी या जनजाति के, उनके लिए 250 रुपये है। तो ये महत्वपूर्ण थी। इसके अलावा जो भी अगर आप किसी छूट का फ़ायदा लेना चाहते हैं तो आपकी पारिवारिक की जो वार्षिक आय जो 2,50,000 है उसका सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए सक्षम अधिकारी का, तो वो आप इससे ध्यान रखें। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण जो निर्देश है कि आप अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वो वर्किंग दें, और अगर ये बंद हो जाते तो फिर आपकी समस्या होगी। तो कोशिश करें कि जो चालू नंबर है वही दें ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशन या आपको SMS वगैरह आए वो आपको तुरंत मिल जाए। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें मैंने बता दी। इसके अलावा कभी डिटेल में विज्ञप्ति है तो ये दस्तावेजों का सत्यापन वगैरह है वो सारा काम आपका सिलेक्शन होने के बाद होगा। तो जो भी अगर आप किसी कार्मिक किसी डिपार्टमेंट में है तो आपको वहाँ से NOC के लिए अप्लाई कर देना है, और अनुभव के आधार पर जो बोनस है वो दिए जाएंगे और उसका भी
अनुभव प्रमाण पत्र है वो जो भी सत्यापन करता अधिकारी है वो निर्धारित प्रपत्र में विज्ञापित जारी होने की तिथि दिनांक से आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी किए गए अनुभव ये मान्य होंगे। तो अनुभव प्रमाण पत्र आप बनाएं तो विज्ञप्ति जो जारी हुई उसके बाद का बनाएं और अंतिम तारीख से पहले का बनाएं, और जो भी गणना होगी उसकी आवेदन जो अनुभव की गणना है वो जो विज्ञप्ति तिथि होगी उस तक होगी। तो ये विशेष ध्यान रखें। और इसके अलावा ऑनलाइन आवेदन करते समय आप जो भी प्रविष्टियाँ वगैरह वो सारी ध्यान से भरें। और अयोग्यता क्या होगी कि अगर एक पैसा कोई पुरुष जिसकी एक से अधिक पत्नियां हैं तो वो पात्र नहीं होगा। ऐसी महिला जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से शादी की जो पहले से उसकी पत्नी है तो भी वो पात्र नहीं होगी। तो जो भी नियम वगैरह है वो ये पूरे डिटेल में मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल में ये PDF आपको उपलब्ध करा दूंगा, वहाँ से आप PDF देख सकते हैं। बाकी जो भी सामान्य निर्देश है कि ऑनलाइन आवेदन है अंग्रेजी में भरा जाए, और अगर दस्तावेज सत्यापन के लिए आप जाएंगे तो उसके लिए कोई भी खर्चा वगैरह दे नहीं होगा। और जन्म तारीख के लिए 10वीं की अंक तालिका या प्रमाण पत्र जिसमें भी जन्म तिथि उल्लेखित हो स्पष्ट उल्लेख हो वो आपको अपलोड करनी है। और सीनियर सेकेंडरी अंक तालिका की दोनों साइड अपलोड करें, ये भी विशेष ध्यान रखें कि सीनियर सेकेंडरी अंक तालिका की दोनों साइड अपलोड करें। और सिंगल पेरेंट्स अभ्यर्थी अपने माता पिता के कॉलम में NA शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। और त्रुटिपूर्ण अगर आवेदन भरते हैं तो आपको एक मौका दिया जाएगा परीक्षा इसकी तिथि के उसके बाद में, तो वो भी आप अगर ऐसा कुछ आपकी गलती रहती है तो आप उसको फायदा उठा सकते हैं। तो ये निदेशक स्वास्थ्य राजस्थान राज्य स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान जयपुर की तरफ से जारी ये महत्वपूर्ण विज्ञप्ति थी, जिसमें जो ANM है सहायक लैब टेक्नीशियन मतलब सहायक रेडियोग्राफर और लैब टेक्नीशियन इनके लिए जो भी विज्ञप्ति है वो जारी हुई है। पूरा विज्ञापन मैंने आपको बता दिया और इसकी जो PDF है मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल में, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसी तरह के अपडेट के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।